साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत शुरू किया। दिल्ली सल्तनत में कल कुतुबुद्दीन ऐबक के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाले थे। आज हम इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन का दामाद था और इलवरी तुर्क था और इसने आराम शाह को अपदस्थ करके और जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना और सुल्तान की उपाधि धारण की। ये 1210 से लेके और 1236 तक लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। इन शासन के दौरान इसने अपने जो बहुत ही इसके विश्वस्त अमीर थे उनको मिलाकर एक चालीसा का गठन किया, तुर्कानी चालीसा। तो उसको चालीसा दल का गठन कहा जाता है और उस चालीसा में इसके विश्वसनीय जो इनके अमीर थे उनको मिलाकर गठन किया और एक प्रशासनिक ढांचा बनाया और एकता व्यवस्था शुरुआत की। एकता व्यवस्था शुरुआत करने के पीछे ध्येय ये था, उद्देश्य ये था कि जो सामंतवादी प्रथा पहले से थी उसे समाप्त करना और अपने किसी विश्वस्त आदमी को वहाँ पर बैठाकर और डायरेक्ट टैक्स लेके और सीधा प्रशासन किया जाए। तो सामंतवादी व्यवस्था भी समाप्त हुई और उसके बाद इसने चांदी के टंके और तांबे के जीतल और मतलब सिक्कों के ढलवाने का भी काम किया और जिससे ये सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। हालांकि इनके इल्तुतमिश के समय में पृथु नामक एक था जिसका विद्रोह भी, पृथु का विद्रोह भी होता है और इसके समय में चंगेज खां के आक्रमण का भय भी शुरू हो गया था, जबकि जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध तक पहुंच गया था, लेकिन भारत में नहीं आ पाया था। तो इल्तुतमिश को बहुत अच्छा शासक और निजामी के अनुसार इसको वास्तविक संस्थापक माना गया है। और इसीलिए जब प्रश्न ये आता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या शासक कौन था तो कुतुबुद्दीन कहते हैं, जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश पे निशान लगाते हैं, इल्तुतमिश मानते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने भी इसको कहा था कि जिसकी रूपरेखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था उसको एक पद, एक गरिमा, एक प्रशासनिक ढांचा इल्तुतमिश ने दिया। तो ये हम एक एक करके फैक्ट वाइज लिख लेते हैं जिससे कि इल्तुतमिश पूरी तरीके से तैयार हो जाए। कोई भी फैक्ट जो एग्जाम में आया हुआ है या आने वाला है कोई छूटे ना। तो आगे हम देखते हैं। इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक ये सुल्तान आजम मतलब सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कुतुबुद्दीन का दामाद था। कुतुबुद्दीन का दामाद था और इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। एक इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश को ही वास्तविक शासन माना जाता है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या संस्थापक माना जाता है। संस्थापक था, ये वास्तविक संस्थापक यही था। ये अगर आता है आरपी त्रिपाठी के अनुसार, आरपी
आरपी त्रिपाठी के अनुसार ये कह सकते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि इसके विषय में ये ईश्वरी प्रसाद ने ही भी कहा है कि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। ये पूरा कुतुबुद्दीन से लेके 1206 से लेके और 1290 तक, जब तक कि खलजी का शासन नहीं आ जाता है, उससे पहले तक का शासन वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद खलजी वंश के नाम से जाना जाता है। इसको जब हम एक समग्र बढ़ाएंगे तो उसमें हम गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश इस तरीके से हम बताएंगे। अभी हम राजनीतिक इतिहास इसका कर लेते हैं। फिर ये इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई, ये भी लिख लेते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आता भी है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर की जगह पर दिल्ली बनाई। फिर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश के जब इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था, बदायूं का सूबेदार था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का यानी इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था, बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार। इसको सूबेदार की जगह पे हमें अगर लिखना हो तो हम गवर्नर भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जैसे सूबेदार जैसे गवर्नर होते हैं तो ब्रैकेट में गवर्नर लिख सकते हैं। सूबेदार था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। और इल्तुतमिश के समय में पृथु नामक एक व्यक्ति का विद्रोह हुआ था, तो इसको हम लिख लेते हैं, जो कि अवध का था, तो हम इसको लिख लेते हैं इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था और अपने शासन को एक सुदृढ़ रूप देने के लिए जो इसने चालीसा का गठन किया था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि तुर्कानी चहलगामी कहा जाता है, तो ये भी लिख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी, इसी को चालीसा या चालीसा, जिसमें 40 लोग थे, चालीसा का गठन किया। देख लेते हैं, 40 अमीरों का समूह का गठन किया।
इस गठन के पीछे दो उद्देश्य थे। एक तो शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया जा सके, दूसरा ये उद्देश्य था कि जो विरोधी सरदार थे, विरोधी सरदार को अलग इन चालीसा के सहायता से उनसे निपटा जा सके। तो विरोधी शासकों या विरोधी सरदारों से निपटने हेतु चालीसा का गठन किया। दूसरा, अपने शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए चालीसा का गठन किया। और फिर आगे इसने जो एकता व्यवस्था लागू किया वो हम लिख लेते हैं कि इसने सबसे पहले एकता व्यवस्था अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, दूसरा दूर दराज सामंतवादी व्यवस्था पे को समाप्त करने के लिए सीधा प्रशासन अपने हाथ में लेके, यानी कि सीधे शासक यानी कि इल्तुतमिश से जोड़ने के लिए ये एकता व्यवस्था का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। एकता व्यवस्था की शुरुआत की। एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज के सामंतवादी व्यवस्था, भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना था। दूसरे, एकता का मतलब ये होता है कि भूमि आवंटन ऐसे सूबेदार या किया जाता था कि इतने भूमि का टैक्सेशन वो वसूल करेगा और इतने, और सीधा सुल्तान को, यानी कि जैसे उस इल्तुतमिश सुल्तान था या सीधे सुल्तान या शासक को टैक्स देगा, जिससे कि जो पुरानी व्यवस्था थी, इक्तदार थे, वो एक सामंतवाद थे, उनकी सामंतवादी प्रथा समाप्त हो गई। सामंतवाद प्रथा में केवल एक उसी स्थान पे ही वो कर लेते थे राजा, उसी स्थान का, यानी कि उसकी बंद अर्थव्यवस्था होती थी, क्लोज इकोनॉमी होती थी। एक सर्किल के रूप में हम एक गोला खींच दें जिसके अंदर राजा का जहां तक का क्षेत्र होता था उसका प्रजा वहीं तक सीमित होती थी, आयात निर्यात नहीं होता था, यानी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता था। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था आई कि जिससे सामंतवादी व्यवस्था टूट गई और पूरे भारत को एक रूपरेखा देने की जो कोशिश थी, जिसमें एकता व्यवस्था लागू की गई, प्रशासनिक दृष्टि से एकता व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद हम इल्तुतमिश की जो सिक्कों की जो उसने जो है जैसे चांदी का टंका और इस तरीके से जो उसने किया, यानी कि सिक्का चलाने का सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चांदी का सिक्का भी इसने चलाया था। इसको सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इतना साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम फिर इसको लिख लेते हैं मिटा के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए।
फिर इसने दो महत्वपूर्ण सिक्के जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल आरंभ किया। इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल आरंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कारण इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था। लिख भी लेते हैं यहां पे। इसी कारण इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार, या हम ऐसे ही कह सकते हैं सिक्कों का राजा या सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था। (1221) में इसका शासन 1210 से 1226 तक चलता है। 1236 तक चलता है। 1221 में चंगेज खां के आक्रमण से, चंगेज खां का आक्रमण डायरेक्ट भारत पे नहीं होता है, ये जलालुद्दीन मांगबरनी पे करता है और वो भाग के सिंधु नदी तक आता है, तो उसके आक्रमण का भी खतरा हो जाता है। इस तरह हम इसको लिख भी सकते हैं। दूसरा एक चीज और हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह व्यक्ति यानी इल्तुतमिश निसंदेह ही वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, जैसा भी पेपर में आता है हम लिख लेंगे। इसको लिख लेते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसमें दो प्रश्न आ जाता है। एक तो आरपी त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है कि ये जो है क्या इल्तुतमिश यह वास्तविक संस्थापक था ये दिल्ली सल्तनत का। दूसरा अगर गुलाम वंश का आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसने कहा है, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी कहा है। तो दोनों में से कोई भी विकल्प में आएगा तो ये जानते रहेंगे कि ईश्वरी प्रसाद और आरपी त्रिपाठी, इसलिए मैंने ईश्वरी प्रसाद को लिखा भी यहाँ पर। और दूसरा एक चीज हम और लिख लेते हैं कि डॉक्टर निजामी के अनुसार, एक ही निजामी के अनुसार जिस व्यवस्था की रूपरेखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी उसको एक पद, एक संस्था, इस तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो और उसका एक दिशा और शासन प्रदान किया। इसको लिख लेते हैं। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को
या दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सोचा, जिसको बारे में एक दिमागी खाका सोचा, दिमागी खाका खींचा या सोचा, बारे में दिमागी खाका खींचा, जिसे इल्तुतमिश ने उसे एक पद, दिमागी खाका खींचा जिससे इल्तुतमिश ने एक पद, एक दिशा एवं एक पद, एक दिशा एवं एक शासन व्यवस्था दी। इसी के लिए, इसी अगर हम इसको हम कहें कि इसी सब कारणों से उसे दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक शासक कहा जाता है, क्योंकि ये एक दिल्ली सल्तनत में एक पद, एक रूपरेखा और एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था के अलावा इसने एक शक्तिशाली सिक्के की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और सेना एकता के द्वारा उसने दो कारण, एकता में दो एक था, एक तो सेना को भी रखना था, दूसरा टैक्स देना था, तो एकता व्यवस्था के द्वारा सेना को संगठित करना, ये सब भी इसने किया। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत एक संगठित ढांचा प्रदान हुआ, जो कि आगे बलबन भी इसको एक बहुत ही सुदृढ़ ढांचा देते हैं और इसको बहुत ही मजबूत, दिल्ली सल्तनत को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। तो साथियों, ये इल्तुतमिश का कुछ राजनीतिक इतिहास था और इसके आगे हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लाइक के साथ साथ शेयर करिए। और साथियों, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।